नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड पीजीटी का जो आज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 26 अगस्त 2023 का, उसमें दोस्तों कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे विस्तार से जानेंगे, उनसे रिलेटेड और भी जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं दोस्तों, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि झारखंड में साइंस सिटी कहाँ पर स्थित है, जो साइंस सिटी जो बना हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारे रांची में ये सिचुएटेड है। रांची के चिरौंदी इलाके में ये सिचुएटेड है, जो कि इसको 2010 में इसको झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसमें जो है दोस्तों 11.6775 एकड़ भूमि पर ये सिचुएटेड है, जो कि NCMSM के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये ध्यान में रखें, ये रांची के चिरौंदी में ये सिचुएटेड है साइंस सिटी। जो लोग देखने के लिए गए होंगे उन सभी को पता होगा कि वहाँ पर जो साइंस से रिलेटेड मॉडल वगैरह जो हैं और जनजातियों से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन सभी को वहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार के जो हमारे झारखंड राज्य के जो संस्कृति है, खनिज संपदा है, उद्योग है, उन सभी चीज़ों को दोस्तों साइंस सिटी में बहुत ही बारीकी ढंग से वहाँ पर दिखाया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर से ज़रूर, जो लोग नहीं देखें वो जाके देखें। आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। फैक्ट्री वगैरह, किस तरह के खदान झारखंड में हैं, किस तरह की जनजातियाँ हमारे झारखंड में पाई जाती है, किस तरह के वाद्य यंत्र यहाँ पर पाए जाते हैं और खान पान क्या क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक मॉडल टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब अगला प्रश्न कि बराकर नदी किस जिले से होकर ये बहती है। तो दोस्तों, जो बराकर नदी है ये हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिलों से होकर ये बहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं बराकर नदी से रिलेटेड और भी जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को जानते हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाला जितना भी एग्ज़ाम होगा वो इसी इंटर रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरा डिटेल में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो बराकर नदी है इसका उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो ये पदमा हजारीबाग के पठार से ये निकलता है। और इसका मुहाना देखा जाए ये जहाँ पर जाके मिल जाती है, तो ये दोस्तों ये दामोदर नदी आसनसोल में ये जाके मिल जाती है, जो बराकर नदी है। और इसकी अगर कुल लंबाई अगर देखा जाए तो ये 225 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है बराकर नदी की। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जिसको ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं, ये उसरी और बरसोती नदी जो है दोस्तों ये बराकर नदी की सहायक नदियां हैं। और संबंधित क्षेत्र तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होकर ये बहती है। और दोस्तों, इसमें जो दोस्तों जैन और बौद्ध साहित्यों से मिलता है इस नदी का उल्लेख अगर देखा जाए तो। और इस नदी तट पर देखा जाए तो गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर ये सिचुएटेड है। और इस नदी में तिलैया और मैथन डैम भी सिचुएटेड है बराकर नदी में। और यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी जो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब नेक्स्ट जानते दोस्तों, जो अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि झारखंड में रॉक गार्डन कहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो ये भी दोस्तों ये रांची में सिचुएटेड है जो रॉक गार्डन। और ये दोस्तों अल्बर्ट एक्का चौक से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। और इसमें अगर देखा जाए ये गोंडा हिल के चट्टानों से ये बना हुआ एक गार्डन है। अगर आप गार्डन जाओगे तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको चट्टान देखने को मिलेंगी, पत्थर वगैरह देखने को मिलेंगी। तो मैक्सिमम जो लोग गए होंगे उन सभी को पता होगा, और जो लोग नहीं गए होंगे वो ज़रूर जाके देख लें, घूम लें, बहुत अच्छा जगह है। और यहाँ से दोस्तों आपको कांके बांध का झील जो रांची रॉक गार्डन से जस्ट सटा हुआ है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लोहे की छड़ से बना एक झूला नुमा एक पुल या भी यहाँ पर बनाया गया है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो रॉक गार्डन से ये रिलेटेड हैं। अब इसको मैप में आप फ़ोटो में देख सकते हैं कि किस प्रकार का रॉक गार्डन ये दिखता है। यहाँ पर आपको कांके डैम नज़र आ रहा होगा। और ये ऊपरी इलाका जो है दोस्तों ये रॉक गार्डन का ये इलाका है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न जो पूछा गया था ये एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त हुआ था कि तिलका मांझी आंदोलन से प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों इस आंदोलन से रिलेटेड पूरे विस्तार से चलिए जानते हैं। तो ये जो आंदोलन है दोस्तों ये जिसको तिलका आंदोलन कहा जाता है, ये 1783 से लेकर 1785 तक ये आंदोलन चला था।
और ये दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत अगर देखा जाए तो ये तिलका मांझी और उसके जो समर्थक अनुयायी जो लोग थे उन सभी के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था 1783 ईस्वी में। इसमें मेन मकसद ये था कि जो अंग्रेज़ों का दमन व फूट डालो की नीति जो था उस नीति का विरोध करना, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना और सामंतवाद से मुक्ति प्राप्त करना। ये तिलका आंदोलन का मेन उद्देश्य था, और इसी उद्देश्य को लेकर ये सभी जो हैं दोस्तों अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये लड़ाई छेड़ दिए थे। इनसे रिलेटेड और भी पॉइंट्स है, जैसे कि इस आंदोलन का मुख्य केंद्र अगर देखा जाए तो वंचरी जोड़ जो था, जो कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए दोस्तों ये भागलपुर इलाके को कहा जाता है। वंचरी जोड़ मतलब पहले वंचरी जोड़ के नाम से जाना जाता था, अभी भागलपुर इस इलाके को कहा जाता है। और दोस्तों इस आंदोलन का झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में भी व्यापक असर देखने को मिला था, और जो तिलका मांझी हैं जिनको उर्फ जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, इस आंदोलन का अगर प्रचार प्रसार अगर देखा जाए तो दोस्तों इनके द्वारा साल का पत्तों में ये मतलब यूज करते थे, वहीं से वो मैसेज लिखते थे और अपने अनुयायी या फिर जितने भी लोगों को वो मैसेज पहुंचाया करते थे तिलका मांझी के द्वारा। और ये एक प्रकार का ऐसा भी विद्रोह था जिसमें दोस्तों महिलाओं ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था बढ़ चढ़कर। और दोस्तों इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, और बाद में जो अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था आयरकुट ने मतलब आया था, और तिलका मांझी को पकड़ने की काफ़ी कोशिश की थी। फिर बाद में जो है दोस्तों तिलका मांझी को अपना युद्ध नीति चेंज करना पड़ा, और ये छापामार युद्ध नीति जिसको गोरिल्ला युद्ध बोला जाता है, मतलब अचानक वार करना और तुरंत भाग जाना, इस नीति का इनके द्वारा यूज किया गया। और बाद में दोस्तों इस युद्ध का जो अगर शुरुआत देखा जाए तो ये सुल्तानगंज पहाड़ी से इनके द्वारा किया गया था, और बाद में इनके द्वारा जो है दोस्तों मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ लिया गया, जो कि पहाड़िया सरदार जौरा के द्वारा ये अंग्रेज़ों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि तिलका मांझी कहाँ पर मतलब स्थित है, तो वहाँ से जाके अंग्रेज़ों के द्वारा उनको पकड़ लिया गया था, और 1785 ईस्वी में इनको गिरफ्तार किया गया था, और 1785 ईस्वी में ही भागलपुर के बरगद पेड़ में इनको फांसी दे दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और दोस्तों इनकी याद में अगर देखा जाए तो तिलका मांझी चौक, बाबा तिलका मांझी चौक वहाँ पर सिचुएटेड है। इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी तिलका मांझी ही थे, और इनके द्वारा दोस्तों मतलब भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी विश्वविद्यालय ये कर दिया गया, मतलब इनके द्वारा नहीं, इनकी यादों में ये विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके इनके नामों पे रखा गया है। तो इतनी सारी चीज़ें जो दोस्तों जो तिलका आंदोलन से ये रिलेटेड है। होप आपको अच्छा लगा होगा, और जो कि ये आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड्स हैं, पॉइंट्स हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखें, ताकि जो दोस्तों आने वाला JSSC CGL और अभी जो ये आएगा ये उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम आएगा उन सभी के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट जो एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन पूछे गए थे, कि टैगोर हिल से जुड़ी एक प्रश्न पूछा गया था, जो टैगोर हिल रांची में सिचुएटेड है उससे जुड़ा कुछ प्रश्न पूछा गया था। हालांकि एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त होने के कारण उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलिए जानते हैं, जो टैगोर हिल है दोस्तों, जिसे मोराबादी हिल के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये मोराबादी रांची झारखंड में ये स्थित है। और इसमें दोस्तों रामकृष्ण मिशन आश्रम रांची, जो कि टैगोर हिल के आधार पर मतलब वहाँ पर बनाया गया है, और रांची में यह पहाड़ी समुद्री तल से देखा जाए तो ये 300 फीट की ऊंचाई पर ये टैगोर हिल सिचुएटेड है। और यह दोस्तों ये रविंद्रनाथ के बड़े भाई ज्योतिन्द्र नाथ का यहाँ पर आश्रम हुआ करता था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर कुछ गीतांजलि के जो लेख थे यहाँ पर लिखे गए थे इस हिल में आके, तो ये भी ध्यान में रखें, इसीलिए उनके नाम पर ही ये टैगोर हिल मतलब ये रखा गया था। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कि दामोदर घाटी में किस प्रकार की मिट्टी ये पाई जाती है। तो मेनली अगर देखा जाए दोस्तों तो ये लाल मिट्टी पाई जाती है, और इसमें दोस्तों और भी कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, जैसे कि मिश्रित किरकिरी मिट्टी का भी निर्माण यहाँ पर देखा गया है, जिसमें पैगमाटाइटिस क्वार्ट्ज वेन्स और काग्लोमेरेटिस सैंडस्टोन से ये बना हुआ, जिसको मिश्रित किरकिरी मिट्टी कहा जाता है। ये सभी मिट्टियाँ दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो ये लाल मिट्टी ही
देखने को मिलता है दामोदर घाटी के इलाकों में। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न जो था दोस्तों, ये भी मतलब झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है ये पूछा गया था। कुछ इसी से रिलेटेड मतलब प्रश्न डाले गए थे, एग्जैक्ट प्रश्न इसमें भी नहीं प्राप्त होने के कारण ये मैंने बस डाल दिया हूँ। तो इसमें दोस्तों जो टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या हमारे झारखंड में ये 82 सदस्य हैं, जो कि यहाँ पर मतलब निर्वाचित होके मतलब इलेक्ट होके जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों जो अगला प्रश्न जो पूछा गया था, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये 1985 से लेके 1990 तक ये चला था, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था। और इसका मेन उद्देश्य था कि सामाजिक न्याय और आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करना, ये 7वां जो पंचवर्षीय योजना था इससे मतलब इसका मेन उद्देश्य यही था। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना से काफ़ी प्रश्न दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, तो उसके भी मैंने इसमें स्लाइड डाले हुए हैं। इसको आप वीडियो को एक बार पॉज करके आप एक बार बस रीड कर लें, जो ये अवधि है पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य दर क्या क्या है और इसमें प्राथमिकता मतलब किस चीज़ में दिया गया था, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और जितने भी मैंने पिछले एनालिसिस किया हुआ है उन सभी में मैंने ये स्लाइड डाला हुआ है। तो जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे और जिन लोगों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होगा उन सभी के लिए काफ़ी इजी ये हो गया होगा। अब नेक्स्ट जानते दोस्तों अगला जो प्रश्न है, और ये दोस्तों वनडे क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा वनडे क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हैं, जो कि इनके द्वारा 452 वनडे पारियों में खेला गया था, जिसमें जो है दोस्तों 44.83 की औसत से सबसे ज़्यादा जो कि 18,426 रन इनके द्वारा बनाया गया था। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो श्रीलंका के कुमार संगकारा जी हैं, और इसमें तीसरे नंबर पे रिकी पॉन्टिंग, चौथे नंबर पे सनथ जयसूर्या और पाँचवें नंबर पे देखा जाए तो दोस्तों ये विराट कोहली जी हैं। तो इन सभी का नाम ध्यान में रखें, हो सकता है आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जो कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि 1 GB कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों ये 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। और यहाँ पर दिया गया है 1 बिट बराबर 1 सेल या फिर बाइनरी 0 और 1 जिसको बोलते हैं, 4 बिट्स बराबर 1 निबल या फिर 1/2 बाइट जिसको बोलते हैं, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट जिसको बोलते हैं, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट MB जिसको बोलते हैं, और 1024 MB बराबर 1 GB मतलब 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। इन सभी से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जितने भी पिछले एनालिसिस मैंने किया हुआ है उन सभी में मैंने ये स्लाइड को अपलोड किया हुआ है, डाला हुआ है। अब नेक्स्ट जानते दोस्तों अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि फाइंड का शॉर्टकट की क्या है। तो दोस्तों इसका शॉर्टकट की अगर देखा जाए तो Ctrl+F इसका शॉर्टकट की होगा। और शॉर्टकट की से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मतलब मिल रहा है, 1-2 प्रश्न देखने को मिल ही रहा है प्रत्येक एग्जाम में। तो चलिए जान लेते हैं इनसे भी रिलेटेड। तो दोस्तों Ctrl+A का मतलब होता है सिलेक्ट द डॉक्यूमेंट, या फिर किसी भी चीज़ जो टेक्स्ट होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज किया जाता है। Ctrl+B का अगर देखा जाए तो इसको बोल्ड करने के लिए, जो टेक्स्ट होते हैं उन सभी को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का यूज़ किया जाता है। Ctrl+C का कॉपी टेक्स्ट के लिए, Ctrl+D फॉन्ट को लाने के लिए, और Ctrl+E अलाइन सेंटर में करने के लिए, मतलब जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसको सेंटर में लाने के लिए Ctrl+E का यूज किया जाता है। Ctrl+F का यूज किया जाता है ओपन फाइंड बॉक्स के लिए, Ctrl+G गो टू, Ctrl+H रिप्लेस के लिए, Ctrl+I इटैलिक में लाने के लिए, जो भी आप वर्ड लिख रहे हो उसको इटैलिक में लाने के लिए Ctrl+I का यूज किया जाता है। Ctrl+J अगर देखा जाए तो ये जस्टिफाइंग के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+K का इंसर्ट हाइपरलिंक, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+M इंडेंट द पैराग्राफ, और Ctrl+N का यूज होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। और भी चीज़ें दिए गए जैसे कि Ctrl+O में ओपन डॉक्यूमेंट, Ctrl+P प्रिंट डायलॉग बॉक्स, Ctrl+Q रीसेट पैराग्राफ, Ctrl+R राइट अलाइनमेंट, Ctrl+S जो होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+T का यूज किया जाता है क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट का यूज किया जाता है। Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, जो भी आप लिख रहे हो उन सभी को अंडरलाइन करना हो तो Ctrl+U का यूज किया जाता है। पहले सेलेक्ट करके उसके बाद Ctrl+U कीजिएगा तो वो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों Ctrl+V पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। Ctrl+W
क्लोज विंडो करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, जो भी आप लिखे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो उसको अगर हटाना चाहते हो, कट करना चाहते हो तो Ctrl+X का यूज कर सकते हो। और Ctrl+Y अगर देखा जाए रेडो, Ctrl+Z अंडो। अंडो करने का मतलब मान लीजिए आप कुछ डिलीट कर चुके हो और उसको फिर से लाना है तो Ctrl+Z आपको करना होगा। Ctrl+1 अगर देखा जाए सिंगल स्पेसिंग लाइन के लिए यूज किया जाता है, Ctrl+2 डबल स्पेसिंग लाइन, Ctrl+5 1.5 स्पेसिंग लाइन के लिए यूज किया जाता है। और भी है जैसे कि Ctrl+Shift+L का यूज किया जाता है क्विकली क्रिएटेड बबल पॉइंट के लिए, Ctrl+Shift+F का यूज किया जाता है चेंज फॉन्ट के लिए, Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन का यूज किया जाता है इंक्रीज द साइज के लिए, और लेस देन का यूज किया जाता है डिक्रीज द साइज के लिए। इन सभी चीज़ें दोस्तों जो शॉर्टकट की हैं, यहाँ से प्रश्न आपको काफ़ी देखने को मिल रहे होंगे। और भी दोस्तों जैसे कि रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, इन सभी से प्रश्न पूछे गए थे। और मैथ में अगर देखा जाए तो उसमें रोम्बोस से प्रश्न पूछा गया था जिसमें डायगोनल साइड दिया गया था, उसके बाद उसका एरिया निकालना था वगैरह, इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। मतलब उसमें डायरेक्ट जो है दोस्तों फॉर्मूला से प्रश्न आ रहे हैं। तो 9th-10th का जो एरिया का फॉर्मूला है दोस्तों, जितने भी जो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, उन सभी से अगर उसका फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो वो क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों हिंदी से दोस्तों समास हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इन सभी से काफ़ी प्रश्न दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप एक बार दो बार ज़रूर पढ़ के जाए अगर आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम हो तो। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो पिछला 25 अगस्त का कुछ क्वेश्चन छूट गया था उसको भी जान लेते हैं कि झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, ये पूछा गया था। तो इसमें देखा जाए दोस्तों तो ये 3.29 करोड़ जो दोस्तों झारखंड की टोटल जनसंख्या है। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये डाटा है, जो कि देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का ये 2.72% ये है। और इसमें अगर देखा जाए दोस्तों साक्षरता दर हमारे झारखंड की ये 66.41% है, जिसमें 76.8% जो पुरुष साक्षर हैं और 55.4% ये महिला साक्षर हमारे झारखंड में हैं। तो ये दोस्तों ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, जो अगला प्रश्न है जो ये भी कल के एग्ज़ाम में मतलब पिछले दिनों के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि झारखंड का 10वां राज्यपाल ये कौन बने हैं। तो दोस्तों जो CP राधाकृष्णन जी हैं ये हैं हमारे झारखंड के 10वें राज्यपाल, जो कि वर्तमान में भी यही अभी राज्यपाल हैं। और ये दोस्तों ये झारखंड पार्टी से ये मतलब भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इनके द्वारा कोयम्बटूर में 2 बार लोकसभा सीट के लिए ये चुने गए थे। अब और भी जितने भी गवर्नर्स हमारे झारखंड में बन चुके हैं उन सभी को जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो अगर पहला देखा जाए दोस्तों, हमारे झारखंड के जो प्रथम गवर्नर थे ये प्रभात कुमार जी थे। दूसरे नंबर पे जो कि ये अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था, मतलब कोई और राज्य के वो गवर्नर होंगे और उनको झारखंड का भी गवर्नर दिया गया होगा, तो इसको ये काउंट जनरली नहीं किया जाता है। और दूसरे नंबर पे देखा जाए तो ये M रामा जोइस जी थे, जो कि 2002 में ये चुने गए थे, 2002 से 2003 के लिए। अगले हैं वेद मारवा, अगले हैं सैयद सिद्धेश्वरा जी, अगले हैं शंकराना नारायण, ये इनका नाम जो भी है। और नेक्स्ट हैं दोस्तों MOH फारूक जी हैं, जो कि ये 2010 से लेकर 2011 तक थे। सैयद अहमद जो कि 2011 से 2015 तक थे। और द्रौपदी मुर्मू जो कि अभी प्रेजेंट में हमारे देश की राष्ट्रपति ये हैं, इनके द्वारा 2015 से लेकर 2021 तक ये हमारे झारखंड राज्य की राज्यपाल ये रह चुके हैं। अगले हैं रमेश बैस, जो कि ये 2021 से लेकर 2023 तक थे। उसके बाद CP राधाकृष्णन, जो कि 2023 से अभी तक ये हमारे झारखंड राज्य के राज्यपाल अभी हैं। और इन्हीं का पूछा गया था कि 10वें राज्यपाल ये कौन थे, तो ये CP राधाकृष्णन जी हैं, जो कि हमारे झारखंड राज्य के 10वें राज्यपाल हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया राज्यपाल से रिलेटेड। अब जान लेते हैं चीफ मिनिस्टर जो भी हमारे झारखंड के अभी तक बने हैं उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो इन सभी को भी चलिए जानते हैं। तो अगर पहला चीफ मिनिस्टर देखा जाए हमारे झारखंड राज्य का, तो ये बाबूलाल मरांडी जी थे, हमारे झारखंड राज्य के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। दूसरे नंबर पे अर्जुन मुंडा, तीसरे नंबर पे शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा, फिर मधु कोड़ा, उसके बाद फिर शिबू सोरेन। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारे झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, मतलब राष्ट्रपति शासन, जो कि 2009 में ये लागू हुआ था। और ये 365 मतलब 1 साल के लिए ये
लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन दोस्तों। और दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो चलिए जानते हैं और भी जितने भी। एक था, वो पहला था 2009 में, और 2010 में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है जो कि 102 दिनों के लिए लगा था। उसके बाद 2013 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है जो कि 176 दिनों के लिए ये लागू हुआ था। और दोस्तों ये शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री, उसके बाद अर्जुन मुंडा, उसके बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे जो कि 1 साल 168 दिन के लिए बने थे। उसके बाद रघुवर सरकार जी बने थे, मतलब रघुवर दास जी बने थे जो कि पूरे 5 साल और 1 दिन के लिए ये बने थे। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो ये हेमंत सोरेन जी अभी हमारे प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे झारखंड में जितने भी अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन सभी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स था उन सभी को मैंने इसमें डाल दिया। और जितनी बार प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रपति शासन हमारे झारखंड में लग चुका है उन सभी को भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों इनसे भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लें, वगैरह वगैरह चीज़ें देख लें। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों जो आज का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न प्राप्त हुए थे उन सभी से जो उसका करेक्ट आंसर बन सकता है उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया। तो दोस्तों इस चैनल में आपको बहुत चीज़ें जो है दोस्तों जानने को मिलेगी, तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर से ज़रूर दबाएं। और जिन लोगों को इसकी PDF की ज़रूरत हो दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। क्योंकि यहाँ पर केवल आज के एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पर आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पर डाले गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।